Hello everyone, welcome to jrf.com. I hope you all are being regular with the studies and you all are staying home, staying safe and preparing well for your examinations. आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. पिछली वीडियो में मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, आज इसको हम कंटिन्यू करेंगे एंड एट द सेम टाइम वील एंड दिस टॉपिक एज वेल. जो भी बचे हुए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, वो हम आज इसको फिनिश कर लेंगे. But as you all know, before I proceed with today's video, let me remind you, please do like, share and subscribe the channel and be regular with the channel for all the latest updates. Let's proceed with today's topic, that is Negotiable Instruments Act 1881. सबसे पहले आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे चेक. अब चेक क्या है ये तो सबको पता है, सबने देखा भी हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं रिलेटिंग टू चेक जो शायद आपको नहीं पता है और जो कि एग्जामिनेशन में आ जाती हैं. तो लेट्स हैव अ क्विक रिविजन कि क्या है चेक. बेसिकली इट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज बट ऑब्वियस यू आर गेटिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन प्रोसेस. ठीक है. सेकेंड पॉइंट कहता है अ चेक इज अ डॉक्यूमेंट विच ऑर्डर्स अ बैंक टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी from a person's account to another individual's or company's account in whose name the check has been made or issued. ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई आपको कोई चेक प्रोवाइड कर रहा है तो आप एंटाइटल्ड हो उस चेक से पेमेंट रिसीव करने के लिए, या आप किसी और को कोई चेक दे रहे हो तो आपके अकाउंट से दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट. ये तो मतलब दिस इज समथिंग वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ. अब चेक मेंशन किस सेक्शन में है? सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. याद रखने वाली चीज़ यहाँ पे है क्योंकि चेक का मीनिंग, उसका डेफिनेशन तो आप आराम से लिख लोगे, आराम से बता दोगे, लेकिन सेक्शन कौन सा है वो आपको याद रखना है. दैट इज सेक्शन 6 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. अब कुछ एसेंशियल फीचर्स देख लेते हैं चेक के बारे में. सबसे पहले तो इन राइटिंग होना चाहिए, बट ऑब्वियस चेक राइटिंग में होगा. फिर 3 पार्टीज इन्वॉल्व. कौन कौन सी होंगी वो 3 पार्टीज? It will be you, the person who is actually drawing the check, the person who is entitled to receive the payment, and the bank. उसके बाद order to pay. That means you are giving an order to pay to that specified person जिसके लिए आपने ये check ready किया है. Signed by the drawer. Payable on demand. Definite and unconditional order drawn upon a specified banker. बैंक का name specifically mentioned होना चाहिए. Order to pay a certain sum and order to pay money only. तो ये सारे डिफरेंट एसेंशियल फीचर्स हैं चेक के. मोर और लेस दे आर सिमिलर टू द अदर 2 इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी हैड डन इन द प्रीवियस वीडियो, बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दोज, राइट. तो आई जस्ट होप मीनिंग और ये एसेंशियल फीचर्स तो क्लियर हो गया होगा. इसमें जो याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है सेक्शन और इसका एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. बाकी मीनिंग तो हम लोग आराम से कर लेते हैं. उसके बाद क्रॉसिंग ऑफ चेक की अगर बात करें तो क्रॉसिंग का क्या मतलब होता है. सबसे पहले तो ये देख लो कि क्रॉसिंग मेंशन किस सेक्शन में, सेक्शन 123 से 131A तक. ठीक है. यहाँ पे क्रॉसिंग के बारे में मेंशन है ऑफ द सेम एक्ट, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. क्रॉसिंग होती क्या है समझ लेते हैं. क्रॉसिंग ऑफ अ चेक मीन्स ड्रॉइंग 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन्स अक्रॉस द फेस ऑफ अ चेक. A crossed check is not payable over the counter but shall be collected only through a banker. The amount payable for the crossed check is transferred to the bank account of the pay. As far as क्रॉसिंग ऑफ अ चेक इज कंसर्न, इसको आप यू कैन नॉट गेट इट एनकैश्ड एट द काउंटर. ये जो इसका जो अमाउंट मैंशन होगा इन अ क्रॉस चेक, दैट विल बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू द अकाउंट ऑफ द पर्सन इटसेल्फ, अकाउंट ऑफ द पेई ओनली, राइट. अब टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग में क्या होता है? सबसे पहला है जनरल क्रॉसिंग. चेक बियर्स अक्रॉस इट्स फेस एन एडिशन ऑफ 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस. सिंपल, जब 2 ट्रांसवर्स लाइंस किसी भी चेक पे ड्रॉ कर दी जाती हैं तो उसको बोलते हैं जनरल क्रॉसिंग. स्पेशल क्रॉसिंग में चेंज सिर्फ इतना हो जाता है कि जो बैंकर होता है उसका नेम मैंशनड होता है, राइट. थर्ड में रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, इट डायरेक्ट्स द कलेक्टिंग बैंकर दैट ही नीड्स टू क्रेडिट द अमाउंट ऑफ चेक ओनली टू द अकाउंट ऑफ पे. यानी कि जिस पेई का नेम मेंशन्ड है उस चेक में, जिस पेई के लिए वो चेक बनाया गया है, उसके ही अकाउंट में स्पेसिफिकली ये चेक उसका अमाउंट क्रेडिट होगा. ये रिस्ट्रिक्टिव अकाउंट क्रॉसिंग होती है. उसके बाद नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग, इट इज़ व्हेन द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल आर रिटन बिटवीन 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन्स. जनरल क्रॉसिंग के लिए हम 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन्स बनाते हैं और उन ट्रांसवर्स लाइन्स के बीच में जब हम नॉट नेगोशिएबल लिख देंगे तो वो हो जाएगा नॉट नेगोशिएबल, नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग. एंड नॉन नेगोशिएबल मीन्स नॉन ट्रांसफरेबल, राइट. नाउ प्रोसीडिंग फर्दर,
होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये समझ लेते हैं कि क्या होता है। पहला होल्डर सेक्शन 8 में मेंशन्ड है, द होल्डर मस्ट बी एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम एंड मस्ट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू ऑन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम पार्टीज लाइबल। जो होल्डर होगा वो कह सकते हो कि विल बी एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ द चेक, मतलब ही विल बी holding the check with himself, he'll be keeping the check with himself and it should be in his own name, or that same person is going to be entitled to receive or recover the amount from the parties who are actually liable। सेकेंड पॉइंट है होल्डर इन ड्यू कोर्स, जो कि मेंशन है सेक्शन 9 में। द होल्डर इन ड्यू कोर्स मस्ट बी अ होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आइदर बीइंग अ पोजेसर, पेई और एंडोर्सी। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन हो सकता है? होल्डर जो होगा वो तो स्पेसिफिकली हम ये समझ रहे हैं कि पोजेसर ही होगा, जिसके पास एक्चुअली वो कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स पोजेसर भी हो सकता है, पे भी हो सकता है और एंडोर्सी भी हो सकता है। ठीक, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी रिसीव्ड बाय हिम बिफोर मैच्योरिटी एंड इन गुड फेथ। जो सबसे एसेंशियल कंडीशन है होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए, दैट द इंस्ट्रूमेंट शुड बी रिसीव्ड बाय द पर्सन, मेच्योरिटी डेट जो भी होगी उस इंस्ट्रूमेंट के उसके पहले रिसीव होना चाहिए और गुड फेथ में रिसीव होना चाहिए, यानी कि कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, इन सब का कोई रोल या इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए व्हेन द होल्डर इन ड्यू कोर्स इज एक्चुअली रिसीविंग द इंस्ट्रूमेंट। आगे बढ़ते हैं, गार्निशी ऑर्डर, ये एक टर्म है जिसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। गार्निशी ऑर्डर क्या होता है? दिस इज अ प्रोहिबिटिंग ऑर्डर बाय एनी कोर्ट अटैचिंग द मनी इन कस्टमर्स अकाउंट। ये कह सकते हो सिंपल लैंग्वेजेस में अगर समझ लो तो कोर्ट का स्टे ऑर्डर होता है कि अनटिल एंड अनलेस द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट फ्रॉम योर अकाउंट, हु इज you have been default for somebody's payment, at default for somebody's payment, तो इस केस में जब तक उस पर्सन का अकाउंट अमाउंट इज नॉट रियलाइज्ड, आप अपने अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। उसके बाद है नेगोशिएशन। क्या होता है? व्हेन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट दैट पर्सन एज इट्स होल्डर। नेगोशिएशन में हम जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, चाहे वो चेक हो, चाहे वो प्रोमिसरी नोट हो, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिस पर्सन को, वही उसका होल्डर बन जाता है। वो प्रोसेस कहलाता है नेगोशिएशन का। असाइनमेंट में when a bill of exchange is transferred by means of a written and registered document under provision of Transfer of Property Act 1882। असाइनमेंट का सिंपल सा मतलब समझ लो कि हम पूरा का पूरा ओनरशिप, पूरा का पूरा टाइटलशिप ही हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, असाइनमेंट का सिंपल सा मीनिंग ये होता है। तो असाइनमेंट में जो बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा स्पेसिफिकली असाइन किया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज को ही, तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है आइदर बाय रिटन और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, और इस किस प्रोविजन के अंदर किया जाता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। असाइनमेंट किस प्रोविजन के अंदर किया जाएगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इसको याद रखना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, एंडोर्समेंट समझते हैं कि एंडोर्समेंट क्या होता है। The process of transferring an instrument by signing at the back on the face or a slip of paper attached along। देखो, endorsement is also transferring the instrument and so is negotiation, but the basic कह सकते हो कि जो बेसिक डिफरेंस है कि नेगोशिएशन में द पर्सन इज एक्चुअली बिकमिंग द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वेर इन एंडोर्समेंट में द पर्सन हैज़ टू कैन आइदर कीप इट और कैन ट्रांसफर इट फर्दर। फिर है एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, मस्ट बी साइंड बाय द एंडोर्सर। एंडोर्सर कौन होता है? जो कि एंडोर्स करेगा इंस्ट्रूमेंट को, और एंडोर्सी होगा जिसके लिए एक्चुअली एंडोर्स हो रहा होगा इंस्ट्रूमेंट। मस्ट बी कंप्लीटेड बाय डिलीवरी, मस्ट बी मेड बाय द होल्डर, मस्ट बी साइंड एट द बैक, फेस और ऑन एन अटैच्ड स्लिप। ठीक है, तो ये हमारे एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है एंडोर्समेंट के। फिर बात कर लेते हैं काइंड्स की, जनरल और ब्लैंक। जनरल और ब्लैंक में सिर्फ और सिर्फ साइन होगा एंडोर्सर का, जो पर्सन एंडोर्स कर रहा होगा उसका साइन होगा। स्पेशल और फुल, इसमें साइन भी होगा और डायरेक्शन भी होगा पे करने का, जैसे मान लो लिखा हुआ पे टू ऑर्डर और ऑर्डर। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्पेशल और फुल। रेस्ट्रिक्टिव में फर्दर नेगोशिएशन अलाउड नहीं है, फर्दर ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है। ठीक है, पार्शियल में जब कह सकते हैं कि जिस अमाउंट के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है उसका एक पार्ट एंडोर्सेबल है। यूजुअली पार्शियल जो होता है वो इनवैलिड होता है, क्योंकि अगर इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स हो रहा है तो वो फुल अमाउंट के लिए होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पार्शियल का जो टाइप होता है वो बेसिकली
इनवैलिड कहलाता है। उसके बाद है कंडीशनल और क्वालिफाइड, जबकि जिस कंडीशन में जो एंडोर्सर उसकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है तो वो कहलाता है कंडीशनल और क्वालिफाइड। अब डिसऑनर कब होता है इंस्ट्रूमेंट का, ये देख लेते हैं। डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, यानी कि जिस पर्सन के लिए कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया गया था उस पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं किया। और दूसरा होता है डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, इन केस द पेमेंट इज नॉट मेड बाय द मेकर और द एक्सेप्टर ऑफ द बिल, जिसको भी एक्चुअली हुएवर इज एंटाइटल्ड टू मेक द पेमेंट। एक बार जल्दी से पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस में पहला पॉइंट है व्हेन द ड्रॉई और वन ऑफ द सेवरल ड्रॉइज मेक्स डिफॉल्ट इन एक्सेप्टेंस अपॉन बीइंग रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द बिल। 48 आवर्स इसका जो मिनिमम टाइम है वो है, मिनिमम कह सकते हो जो टाइम दिया हुआ है वो है 48 आवर्स रिक्वायर्ड टाइम है, ठीक है। उसके बाद है वेयर द प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इज एक्सक्यूज्ड एंड द बिल इज नॉट एक्सेप्टेड, where the drawee is incompetent to contract, where the drawee makes acceptance qualified, if the drawee is fictitious person or after reasonable search cannot be found। तो इन केसेस में कह सकते हैं हम कि जो हमारा नॉन एक्सेप्टेंस वाला कंडीशन है जिसकी वजह से डिसऑनर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट हो रहा है वो वैलिड होगा जब इनमें से कोई भी एक कंडीशन आएगी। डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट में अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज सेड टू बी डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट when the maker, acceptor of the bill or drawee of the check makes default in payment upon being duly required to pay the same। जो भी पार्टी एंटाइटल्ड है पेमेंट करने के लिए वो डिफॉल्ट कर जा रही है पेमेंट करने में, तो उस केस में डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट प्रेवलेंट होगा और ये मेंशन्ड है सेक्शन 92 में। और डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस मेंशन्ड है सेक्शन 91 में। आई हैव नॉट मेंशन्ड, यू कीप इट इन माइंड। नॉन पेमेंट सेक्शन 92 एंड नॉन एक्सेप्टेंस इज सेक्शन 91। एंड जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है 48 आवर्स के अंदर अंदर फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रेजेंटमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये भी याद रखना 48 आवर्स वाला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, डिस्चार्ज और डिसऑनर में कंफ्यूज नहीं होना। डिस्चार्ज तब होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब वो कम्प्लीटली यूजलेस हो जाता है। और इसके केसेस क्या हैं यूजलेस होने के? सबसे पहला, व्हेन द पार्टी लायबल टू मेक द पेमेंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट मेक्स द इन ड्यू कोर्स टू द होल्डर, ठीक है। जिस कह सकते हैं जिस टाइम स्लॉट में जिस पेमेंट होना था उस टाइम में एक्चुअली द पेमेंट हैज़ बीन डन। When the acceptor in his own right at or after maturity holds the bill of exchange which has been negotiated, the instrument is discharged। Negotiation के बाद भी जो the initial owner of the initial acceptor of the bill, अगर वो अपने पास ही उस bill of exchange को रखता है negotiation के बाद, तभी भी instrument discharge हो जाता है। When the party primarily becomes insolvent, when the holder cancels the instrument with an intention to release the party primarily liable thereon from liability, when the actual holder of the instrument is actually cancelling the instrument। और डिस्चार्ज ऑफ वन और मोर पार्टीज कब होता है? या तो पेमेंट हो गया हो, या तो कैंसिलेशन हो गया हो, या तो द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन रिलीज्ड, ठीक है। तो दीज आर द कंडीशंस। नाउ नोटिंग एंड प्रोटेस्ट, द लास्ट टॉपिक्स फॉर टुडे। नोटिंग क्या है, प्रोटेस्ट क्या है? Noting, it refers to authentication of the fact that a bill or note has been dishonored। Notary public is appointed by central or state government। Noting is regulated by the Notaries Act 1952। ये भी याद रख लेना बहुत अच्छे से, नोटिंग क्या होता है। ये एक कह सकते हो ऑथेंटिकेशन है कि एक्चुअली द इंस्ट्रूमेंट और द बिल हैज़ बीन डिसऑनर्ड। और कौन अपॉइंट होता है नोटिंग के लिए? नोटरी पब्लिक, जिसको अपॉइंट करती है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। और नोटिंग का जो प्रोसेस है वो रेगुलेट कहाँ होता है, किस एक्ट के अंदर होता है? नोटरीज एक्ट 1952, ठीक। प्रोटेस्ट क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्मल सर्टिफिकेट इशूड बाय द नोटरी पब्लिक अबाउट द डिसऑनर ऑफ द बिल और नोट। नोटिंग में एक्चुअली इस फैक्ट को ऑथेंटिकेट किया जा रहा है कि जो बिल और नोट है वो आपका डिसऑनर हो गया है। लेकिन प्रोटेस्ट में जब कोई फॉर्मल सर्टिफिकेट प्रिपेयर किया जाएगा तो वो प्रोसेस कहलाएगा प्रोटेस्ट बाय द नोटरी पब्लिक इटसेल्फ। नोटिंग भी नोटरी पब्लिक ही करेगा और प्रोटेस्ट जो कि हमारा फॉर्मल सर्टिफिकेट है वो भी नोटरी पब्लिक ही बनाएगा, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। आई जस्ट होप it's clear to you। Next topic in the next video. Till then, take care. Thank you.